हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूपी शिक्षा सदन पर। तो आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर 1 विलयन का लेक्चर 2 पढ़ाने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको विलयन के बारे में बताया था। विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या हैं और विलेय और विलायक के बारे में बताया था। वो था उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था और कुछ टॉपिक थे। तो आज हम आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि मोलरता क्या है, मोलरता क्या है और हेनरी का नियम, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड टॉपिक है, जिससे कि आपके जो यूपी बोर्ड होता है, मतलब आप बोर्ड में पेपर देने जाते हो, उसमें एक या दो डेफिनेशन इसमें से फंस सकती है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले देखते हैं हम मोलरता के बारे में। यहाँ पर हमने एक टॉपिक डाला है मोलरता, यानी कि मोलरता क्या है, मोलरता कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसे समझ लेते कि मोलरता ये है क्या चीज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बनाते हैं एक विलयन का पात्र। ये बन गया हमारा भगोना, या फिर हम कह सकते हैं एक जो होता है ना जिसमें हम टेस्ट परीक्षण क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब, उसको बनाते हैं। इसमें क्या है, इस पात्र में हमारा विलयन भरा हुआ, क्या है, विलयन। और ये जो विलयन है ना, ये क्या है, ये विलयन है 1 लीटर, क्या है, 1 लीटर, 1 लीटर। अब ये विलयन है, इसमें क्या है, 1 लीटर है ये पूरा विलयन। अब इस विलयन में जो घुलता है, जैसे कि आप विलेय और विलायक को तो जानते हो, यानी कि विलेय और विलायक कहते किसे हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो इसमें क्या है, हम क्या घोलेंगे, विलेय घोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर डालिए हम विलेय, विलेय को हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं, विलेय। यहाँ पर लिखना सही से, विलेय। अब देखिए विलेय, अब इसमें हमने क्या बोला है, विलेय। अब इस विलयन में हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये हमारी चीनी का कटोरा, इसमें चीनी है और इसमें से क्या गिर रही है, चीनी गिरी पड़ी है। ये यहाँ से इसमें हमने बोले चीनी डाली है हमने इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 लीटर विलयन में घुले, मतलब क्या बोले हम, विलेय। क्या बोल रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे कि ये 1 लीटर विलयन है, इसमें हम जो विलेय घोल रहे हैं, इसके जो मोल है, यानी कि इसके जो कण है, इनकी संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। और ये घुल जाती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, विलेयता। जैसे कि कोई भी पदार्थ है, हम उसको घोल रहे हैं, उसके घोलने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, विलेयता। ये टॉपिक मतलब सही है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ये तो आपके समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम अपनी थ्योरी, मतलब हमने अपनी थ्योरी में क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी में लिखा है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको समझाया, बिल्कुल वैसे ही हमारी क्या लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर इसे हम किससे दर्शाएंगे, आप यहाँ पर और लिख लेना, इसे कैपिटल एम से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखो, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, जो हमने विलेय घोला है इसमें, इसके मोलों की संख्या बटे क्या करेंगे, विलयन का आयतन। जो विलयन का आयतन होता है, वॉल्यूम, उसको हम क्या लिखते हैं, बटे में। और इसको किस में लिखेंगे, हम लीटर में लिखेंगे। अब दूसरा है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मोलरता बराबर विलेय का भार। क्या है, ये जो विलेय हो रहा है इसका भार, और इसका क्या, इसका क्या लिखेंगे हम, बटे में विलेय का अणुभार। फिर बटे में क्या लिखेंगे हम, विलयन का आयतन है, तो
पूरा बिलियन है इसका आयतन। अब देखिए हम अपने मेन फॉर्मूला देखते हैं, हमारा मेन फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए m बराबर, m को हमने किससे दर्शाया है, मोलरता को हमने कैपिटल M से दर्शाया है। अब देखिए यहाँ पर विलेय के भार को किससे दर्शाएंगे हम, स्मॉल w से, किससे, स्मॉल w से। और विलेय का अणुभार, किसी भी चीज का भार हो, जैसे कि H2O का भार निकालते हैं हम, उसको हम किससे दर्शाएंगे, m से ही दर्शाते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालो, उसको भी हम किससे दर्शाएंगे, m से, मतलब स्मॉल m से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको अणुभार को m, ये आ गया विलेय का अणुभार m। यहाँ गुणा जो बिलियन का आयतन है, आयतन को हम किससे दर्शाएंगे, वॉल्यूम से। आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम ही तो बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा b। और ये किसमें होना चाहिए, आयतन होना चाहिए ml में, किसमें होना चाहिए, ml में। यहाँ पर लिखना है ml, मतलब मिलीलीटर में। अब यहाँ पर गुणे में लिखने हैं हमें 1000। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, किसका हो गया, मोलरता का। अब इसमें देखिए जो भी न्यूमेरिकल आएंगे तब हम ये सब लिखेंगे नहीं, हमें सिर्फ ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है और हमें सवाल हल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए W का मतलब आप जानते हो, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर W बराबर क्या आएगा, विलेय का भार, क्या है, विलेय का भार। और m बराबर क्या है, विलेय का अणुभार, क्या है, विलेय का अणुभार। m आ गया। अब यहाँ पर क्या है b, ये क्या हो गया, बिलियन का आयतन, क्या है ये, बिलियन का आयतन, तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। मोलरता क्या है, मोलरता कहते किसे हैं, मोलरता होती क्या है, और इसके फॉर्मूले के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हाँ, यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिल रही होगी, जैसे कि विलेय का भार क्या है, विलेय का अणुभार क्या है। तो कुछ बच्चे होते हैं मतलब जिन पर विलेय का भार और अणुभार, मतलब भार तो जानते हैं लेकिन अणुभार निकालना नहीं आता है। जैसे कि कोई भी तत्व है, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन का भार होता है 6, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। जब इसका अणुभार निकालते हैं ना हम, जिसका अणुभार निकालते हैं तो ये ना डबल हो जाता है। जैसे कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इनमें भी अंतर होता है। जैसे कि परमाणु क्रमांक हमारा यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, यहाँ पर C, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अब यहाँ पर ये देखिए, सॉरी मैंने पहले जो बताया था उसे हम डबल करके लिखते हैं। जैसे कि परमाणु क्रमांक आ गया यहाँ पर हमारा 6। अब इसको भार में कन्वर्ट करेंगे, मतलब भार बनाएंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। मतलब 6 + 6 बराबर कितने आ गया, 12। अब ये 12 क्या हो गया, भार, क्या हो गया, भार। अब इसे जरूर याद रखना, मतलब जो डबल हो जाता है परमाणु क्रमांक, उसको ही हम क्या बोलेंगे, भार बोलते हैं। अब इसका आप देखते हैं अणुभार, आप ये जरूर याद रखना, मतलब डबल हो जाए, मतलब जो चीज डबल हो जाए उसे हम भार बोलते हैं। जैसे कि कार्बन का 6 है और 6 का डबल हो गया 12, उसको हम क्या बोलेंगे, भार, मतलब परमाणु का भार। अब देखते हैं अणुभार, यानी कि अणुभार किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। अब देखिए हम यहाँ पर H2O का अणुभार निकाल कर बता रहे हैं, किसका, H2O का, मतलब पानी का अणुभार निकाल कर बता रहे हैं। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, और इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 1 × 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे ना, उसको बीच में गुणा करके और लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लगाते हैं हम प्लस का चिन्ह, किसका, प्लस का चिन्ह। अब देखिए ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन कितने नंबर पर
नंबर पर। तो इसमें देखिए जब इसका भार परमाणु क्रमांक तो 8 नंबर पे आता है, लेकिन इसको भार में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट 16। जब इसके यहाँ का एक भी मतलब जैसे कि H2O यहाँ पर O2 नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब इसके हम क्या करते हैं, गुणा, जैसे कि 2 एकम 2 प्लस 16। अब जब 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। और 18 ही हमारा क्या है, अणुभार। 18 को ही हम क्या बोलेंगे, अणुभार बोलते हैं। और अणुभार ऐसे ही निकाला जाता है, जैसे कि आपको H2O का मैंने निकाल के बता दिया, एक और बता दे रही हूँ जिससे कि आपको अणुभार निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप न्यूमेरिकल जो होते हैं उसे आसानी से कर सकोगे। तो यहाँ पर लिखकर बता देते हैं एथिल अल्कोहल का, जैसे कि जो शराब होती है उसका अणुभार क्या है। तो यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, C2H5OH। अब इसका क्या निकालेंगे हम, अणुभार। क्या निकालेंगे, अणुभार। अब यहाँ पर देखिए अणुभार निकालेंगे तो इसका कार्बन का कितना है हमारे, 12। मतलब ये तो मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 12। क्या लिखेंगे, 12 प्लस यहाँ पर कितने हैं, ये 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणा 1। ये हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, और इसका भार भी क्या है, 1 ही होता है। ये आपको एक बार देख लेने हैं और आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन का क्या है। प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 पर। भार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16। प्लस हाइड्रोजन कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर। अब देखिए 12 दूनी 24, कितने हो गए, 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 और 1 कितने हो गए, 17। अब इन्हें जोड़ देते हैं, जोड़कर जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, परमाणु, मतलब परमाणु नहीं, अणुभार होगा। क्या होगा, अणुभार। तो यहाँ पर जोड़ते हैं पहले, कितने हो गए, 5 और 24 कितने हो गए, 29। और एक इसमें से ले लेते हैं 30 और 10 40। 40 और एक इसमें से लिया तो यहाँ पर कितने रह गए, 6। तो ये कितने हो जाएंगे, 46। कितने हो जाएगा, इसका अणुभार हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46। तो ये आपको ऐसे ही बहुत छोटी सी चीज है, ये अणुभार निकालना वो बहुत सरल है। ये आपको निकालना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी चीज से ही हल होंगे, जो कि हम आपको इस चैप्टर के एंड में करवाएंगे। तो अब आपको ये वाला टॉपिक जो है मोलरता वाला, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप अपने पेपर में आराम से इसे कर दोगे। आप इसे मेरे साथ ही कॉपी में नोट करते चलना, यानी कि लिखते। तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक है मोलरता, यानी कि मोलरता क्या है, मोलरता कहते किसे। पहले हम इसे पहले वाले टॉपिक की ही तरह डायग्राम से समझेंगे। तो इसका पहले हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम। क्या बनाएंगे, डायग्राम। अब इसमें थोड़ा अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा। अब यहाँ में क्या होगा, 1 kg क्या होगा, विलायक, मतलब खाली पानी है, ये प्योर पानी है, इसमें कोई सी भी चीज मिली हुई नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, यानी कि शुद्ध वाटर है ये। अब इसमें क्या है, 1 kg क्या है, ये विलायक है। अभी खाली होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक। 1 किलोग्राम विलायक। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम बोलेंगे, क्या हो गया, अब इसमें हम क्या बोलेंगे, विले। इसमें बोलेंगे हम विले। अब विले में हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, कटोरा। क्या बनाएंगे, कटोरा। अब इसमें से क्या करेंगे,
इसमें से क्या गिर रहा है, ये नमक। आप चाहो तो इसे चीनी मान लो या नमक मान लो, जो मन करे वो मान लो। बस इसमें ये क्या है, घुलना चाहिए। इसमें क्या गिर रही है, ये नमक गिर रही है। क्या गिर रही है, नमक। इसमें क्या डाला है हमने, नमक डाली है। अब इसकी हमारी परिभाषा क्या बनेगी, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के जो मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, मोललता बोलते हैं। मतलब आगे समझ में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। अब मोलरता और मोललता, इसमें आपको अंतर पता चल गया होगा। जैसे कि हमने आपको मोलरता के बारे में बताया था। मोलरता में क्या था, जैसे कि उसमें था 1 लीटर बिलियन, उसमें क्या था, पूरा बिलियन था। लेकिन इसमें क्या है, पूरा विलायक है। क्या है, विलायक है। और उसमें क्या था, 1 लीटर था, इसमें क्या है, 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम क्या है, विलायक है। इसमें बस यही अंतर है, बाकी दोनों मतलब परिभाषा थोड़ी थोड़ी मैच करते हैं। आपको बस यही याद रखना है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा में क्या लिखा है। इसकी परिभाषा में लिखा है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। इसे किससे दर्शाएंगे हम, स्मॉल m और डैश से दर्शाएंगे। इसमें मैंने डैश क्यों लगाई है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो ये तो आपकी समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा कितनी आसान है, ये आपके पेपर में आ गया तो आपको पूरे 2 नंबर यानी कि 2 नंबर क्लियर करवा कर जाएगा ये टॉपिक। और ये टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लेना। और हेनरी का नियम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसके फॉर्मूले पे, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है मोलरता। क्या है, मोलरता, सॉरी यहाँ पर क्या है, मोललता। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर लिखना है मोललता। तो यहाँ पर लिखा है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मतलब इसके मोलों की संख्या है विलायक का भार। जो विलायक का जो भार है मतलब केजी में, उसको हम किसको लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप है इसका, मोललता बराबर विलेय का अणुभार। किसका, ये जो विलेय है इसका अणुभार निकालना है, वो भी हमने आपको सिखा दिया है। और बटे में क्या लिखना है, विलायक का भार, जो पूरा विलायक है जो घोल रहा है उसको, उसका भार, और गुणा क्या लिखना है, 1000। यहाँ पर क्या है, 1000। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए मोललता को हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के भार को हमने किससे दर्शाया था, स्मॉल w से, बटे विलेय के अणुभार को किससे दर्शाया था, स्मॉल m से, गुणा विलायक का भार। जो विलायक का भार होता है उसको, मतलब भार को हम स्मॉल w, विलेय के भार को स्मॉल w, और विलायक का जो भार होता है उसे हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल W से दर्शाते हैं। गुणा क्या हो गया यहाँ पर, कैपिटल W। अब इसमें देखिए कैपिटल W किसमें होना चाहिए, वो तो होना चाहिए था मोलरता में, होना चाहिए था मिलीलीटर में, लेकिन इसमें होना चाहिए आपका ग्राम में। किसमें, ग्राम में। और गुणा क्या लिखना है हमें यहाँ पर, 1000। कितने, 1000। ये तो हो गया हमारे मोललता का मेन सूत्र। आपको अगर आप अपने पेपर में इतना ही लिखे आए तो आपके पूरे 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आपको सेम बिल्कुल ऐसी पैटर्न में, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में लिखना है, और आपको पूरे के पूरे 2 नंबर पक्का मिलेंगे। और ये जो है फॉर्मूले, इससे आपका न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल के नंबर अलग रहे। अब यहाँ पर आपको इनका मतलब तो जानते होंगे, जैसे कि M1 क्या है, यहाँ पर मोललता। क्या है, मोललता।
दूसरा है, ये हो गया विलेय का भार, ये आपको पता है, आप लिख लेना, यहाँ पर लिखा है विलेय का भार, विलेय का भार। अब अगला है कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। किसका है? विलायक का भार, विलायक का भार। ये तो आपको पता चल गया कि एम डैश मोललता, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, हेनरी के। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। अब यहाँ पर देखिए, हेनरी का नियम बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस पर लिख लेना IMP। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके पेपर में ज़रूर ही आएगा, मतलब ज़रूर ही आता है। जैसे कि राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, मोलरता हो गई और मोललता हो गई। ये टॉपिक आपके मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर के लिए। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हेनरी का नियम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के तौर पर समझाकर बता रही हूँ। जैसे कि ये एक क्या है, डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पर इसमें क्या है, ये क्या है, एक द्रव है। द्रव मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? द्रव। ये हमने आपको विलयन के पहले लेक्चर में बताया कि द्रव क्या होता है, ठोस क्या होता है, उसके बारे में बताया है। ये क्या है? एक लिक्विड यानी कि द्रव है। अब ये द्रव है, अब इसमें हम O2 या फिर आप कोई सी भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिए। जब हम इस गैस को इसमें घोलेंगे, किसमें घोलेंगे? द्रव में घोलेंगे, तो क्या होगी? इसकी जो घुल जाएगी उसकी विलेयता किसके समानुपाती होएगी? उसमें रहने वाली गैस की। और इसका टेम्परेचर कैसा होगा? बिल्कुल मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये जो विलेय है यानी कि द्रव है, इसका क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहता है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? हेनरी का नियम। किसके समानुपाती होगी? जब ये गैस है, इसको हमने इसमें घोल दिया, तो इसको घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगी? घुलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विलेयता। तो गैस की विलेयता किसके समानुपाती होगी? दाब के। क्योंकि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे गैस उतनी ही ज़्यादा घुलेगी, और जितना हम टेम्परेचर कम करेंगे गैस उतनी कम घुलेगी। तो ये हेनरी का नियम इस सिद्धांत पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, गैस की विलेयता समानुपाती किसके होगी? टेम्परेचर यानी कि दाब के। अब हम गैस की विलेयता को लिखते हैं M से। किससे? M से। M समानुपाती P। जब कहीं समानुपाती हटता है तो समानुपाती को हटने की जगह पर हम क्या लाते हैं? एक कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पर KH हमारा क्या है? कांस्टेंट। और इसको ही हम क्या बोलेंगे? हेनरी नियतांक भी बोलते हैं। P क्या है हमारा? प्रेशर। आप अगर इतना भी लिख दोगे ना तो आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि हेनरी का नियम क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है। उसमें हम क्या बोल रहे, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था मोलरता और मोलरता, उसमें हम क्या घोल रहे थे? विलेय घोल रहे थे ना द्रव में, और विलयन में क्या घोल रहे थे? विलेय। और इसमें हेनरी के नियम में हमने क्या घोला है? गैस। क्या घोली है? गैस, वो भी स्थिर टेम्परेचर पर। ये है ना स्थिर ताप पर क्या घोली है? गैस। तो उसकी गैस की जब हम द्रव में घोलेंगे तो उसकी जो विलेयता होती है वो किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। बस यही हेनरी का नियम है।
तो अब देखिए यहाँ पर स्मॉल m से हम किसको दर्शाएंगे, घुली गैस की मात्रा। जब ये गैस हमने इसमें छोड़िए घुल जाएगी, विलय हो जाएगी, तो इसे किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से। क्या हो जाएगी, घुली गैस की मात्रा। और यहाँ पर देखिए Kp क्या है, हेनरी नियतांक यानी कि हेनरी कांस्टेंट। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर आता है। P क्या है, प्रेशर यानी कि दाब। अब देखिए हेनरी का नियम तो हमारा ये हो गया क्लियर। अब इस नियम में आपसे पूछे, पेपर में आता है तो ये खाली नियम नहीं आता है, इसमें आता है हेनरी के नियम की सीमाएं भी आती हैं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी आते हैं। इसमें ये सारे आएंगे तभी जाके आपके पूरे 2 नंबर क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, यह नियम केवल, जैसे कि कोई भी से भी सीमाएं, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं किसी सीमा तक ही तो करते हैं। हमारा कोई से भी कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी मतलब हमने कुछ भी बनाया, जैसे कि कोई भी नियम बनाए, वो किसी कुछ ही सीमा तक ही तो काम करेगा। तो यही हेनरी का नियम है, ये भी इसकी भी सीमाएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। जो आदर्श गैस होती है, यह नियम उसके लिए ही क्या है, मान्य है। फिर दूसरा है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो विलयन है यानी कि ये जो है विलयन, इसका ताप क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। फिर अगला तीसरा है, गैस में विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जो हम गैस है ये जो O2 मिलाएंगे तो ये जो विलेयता होगी मतलब घुलेगी, वो ज़्यादा विलेयता नहीं होनी चाहिए। अगला है, चौथा है, इसका सीमाएं हैं, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। किस पर लागू होता है, जो गैस से, तो सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, जो विलायक से क्रिया नहीं करते। ये जो है ये किससे क्रिया कर रहा है, गैस से क्रिया कर रहा है, बल्कि विलायक से क्रिया नहीं करते। ये सिर्फ उन्हीं पर ही लागू होता है। अब आगे लिखे हैं इनकी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, मतलब हेनरी का नियम का किस किस में प्रयोग होता है। जैसे कि शीतल पेय पदार्थ, जैसे कि हम कोई भी पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है, उसे हम हिलाएंगे ऐसे करके, तो उसमें ज़्यादा हिलाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कि कभी होता है कोल्ड ड्रिंक की हम बोतल लाते हैं, उसके ढक्कन को खोलते हैं तो सारी वो एक साथ निकल कर बाहर आ जाती है। तो वो किसके कारण आ जाती है, दाब के कारण, क्योंकि उसमें दाब ज़्यादा पड़ता है। उसी में ही क्या होता है, हमारे हेनरी का नियम लागू होता है। फिर दूसरा है इसका, समुद्री गोताखोर द्वारा, जैसे कि समुद्र में जो लोग गोताखोर होते हैं, जैसे कि कोई भी सौदा अंदर समुद्र की गहराई में जाकर ढूंढते हैं, उनके लिए भी ये क्या है, हेनरी का नियम प्रयोग होता है। फिर आगे, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जैसे कि लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहाँ पर मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाते तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको वो एक डब्बे में भरकर, मतलब जो मुंह पे मास्क लगाकर जो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर टांग कर, वहाँ पर क्या होता है, हेनरी का नियम का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि हमने आज आपको बताए हैं 3 टॉपिक। तो आपके ये 3 टॉपिक मोस्ट वांटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनमें से एक भी मिस मत करना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।